हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS पथेरिया, जहां पे आपको कौन कौन सी वीडियो मिल रही हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो मिल रही है। तो चलिए गाइस, आज देखते हैं हमारा नया टॉपिक है, एक लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन यूनिट का रहा हुआ है। अब नॉर्मल मोलर मास क्या रहा हुआ है, अब नॉर्मल मोलर मास रहा हुआ है। तो आप अब नॉर्मल मोलर मास को देखिएगा, लेकिन उसको देखने के बाद बच्चों इसके ऊपर आपको बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल, जहां से CBSE बोर्ड, ICSE, नीट, IIT, जहां से क्वेश्चन आते हैं वो यही पार्ट है, यहीं से न्यूमेरिकल आते हैं। तो उसी को मैं आपको करवाऊंगा। इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब भी आप देखना स्टार्ट करो तो कंप्लीट देखना। तो चलिए बनते हैं मेरी वीडियो के साथ। तो मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूं अब नॉर्मल मोलर मास। तो अब नॉर्मल मोलर मास में क्या कह रहा है बच्चों, सबसे पहले अब तक आपने क्या किया है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है या नहीं किया है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके क्या किया आपने, मोलर मास कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया, मोलर मास। किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जब हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर वो मोलर मास डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मोलर मास से अगर डिफरेंट है, नॉर्मल मोलर मास से अगर डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मोलर मास, तब उस मास को हम बोलते हैं अब नॉर्मल मोलर मास। उसको क्या बोला जाता है, अब नॉर्मल मोलर मास। व्हेन द मोलर मास इज कैलकुलेटेड यूजिंग एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट, इफ इट इज फाउंड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज नोन एज अब नॉर्मल मोलर मास। अगर ये नॉर्मल से अलग आता है तो उसे हम क्या नाम देंगे, अब नॉर्मल मोलर मास नाम दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहा है ऐसे मोलर मास को हम अब नॉर्मल मोलर मास नाम देते हैं। लेकिन बच्चों क्वेश्चन ये बनता है, ये सब क्यों हो रहा है, अब नॉर्मल क्यों आ रहा है। मोलर मास तो नॉर्मल आना चाहिए, आप सबको पता होता है। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 180 होता है, लेकिन क्या है कभी कभी ये मोलर मास डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आता है। उस मोलर मास को हम क्या नाम देते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है देखते जाइएगा, एक एक चीज बता रहा हूं। तो आपको अब नॉर्मल का पता चल गया। अब देखते जाइएगा क्या कह रहा है। कभी कभी आपने सोल्यूट डाला, ठीक है, सोल्यूट को किसके अंदर मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट में मिक्स किया। लेकिन अब एक बात और आ रही है बच्चों, घूम फिर के वही पहुंच रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है, डिपेंड ऑन सोल्यूट पार्टिकल। किस पे डिपेंड होती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे। अब मुझे एक बात बता दीजिएगा आप, अगर मैं सोल्यूट के पार्टिकल को चेंज करूंगा तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो गई तो आपका मोलर मास भी चेंज, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल आएगा, उसे हम अब नॉर्मल मोलर मास बोलेंगे। लेकिन ये सारी कहां से चला, ये सब कुछ प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ, ये डिफरेंट मैं बता रहा हूं, मोलर मास डिफरेंट हो गया, इसकी जड़ क्या है, ये कहां से चला है, ये चला बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं चेंज किसके अंदर आया है, सॉल्यूट पार्टिकल के अंदर चेंज आया। किसमें चेंज आया है, सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हुए हैं। अगर सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे, मेरी बात सुनते जाइएगा, इसका मतलब आपके क्या चेंज हुए हैं, जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाया तो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज। सॉल्यूट पार्टिकल अगर चेंज हो जाएंगे तो ये किसको चेंज करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो मोलर मास डिफरेंट, और मोलर मास जो डिफरेंट आएगा उस मोलर मास को ही तो हम क्या नाम देते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास। उसको क्या नाम दिया जाता है। तो सब कुछ कहानी ये कहां से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट हुई है सॉल्यूट के पार्टिकल से। सॉल्यूट के पार्टिकल चेंज हुए हैं, तो देखिएगा कैसे चेंज हुए हैं, पता चल गया अब नॉर्मल मोलर मास किसके कारण हुआ, सॉल्यूट पार्टिकल में चेंज होने के कारण। अब देखिएगा सॉल्यूट पार्टिकल क्यों चेंज हुए, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे हो तो उस टाइम पे दो कहानी हो सकती है। क्या हो सकता है, उस टाइम पे दो कहानी हो सकती है। क्या, या तो आपका सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया हो, डिसोसिएट होने का मतलब टूट गया हो, या फिर एसोसिएट हो गया हो, इकट्ठे हो गए हो उसके पार्टिकल। तो
तब भी पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। क्या मतलब है इन दोनों का? डिसोसिएट, मान लेते मैंने NaCl सोल्यूट डाल दिया। कौन सा सोल्यूट डाल दिया? NaCl, और इसका एक पार्टिकल डाल दिया। कितने पार्टिकल डाल दिए? NaCl मैंने सोल्यूट की ट्रम में लिया और उसका एक पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स किया, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्वेंट में डाला तो ये टूट गया। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। कितने पार्टिकल हो गए? एक ये हो गया और एक ये। कितने पार्टिकल हो गए? दो। आपने डाले कितने थे? एक। पार्टिकल चेंज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो मोलर मास भी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, और उसी मोलर मास को हम क्या नाम देते हैं? अब नॉर्मल मोलर मास। तो पहली जड़ तो हमें मिल गई, यानी कि हमारे जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो शायद सॉल्वेंट में जाने के बाद टूट गए हों। टूटने के बाद पार्टिकल्स बढ़ गए, पार्टिकल बढ़ गए मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो आपका मोलर मास भी क्या हो गया होगा? चेंज। फर्स्ट रीजन तो ये। सेकंड क्या? जो पार्टिकल वो एसोसिएट भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। अब एसिटिक एसिड के पार्टिकल मैंने सोलवेंट बेंजीन में मिला दिया। इसको किस में मिला दिया? सोलवेंट यहां पे बेंजीन ले लिया और सोल्यूट मैंने एसिटिक एसिड ले लिया। तो ये जो ये एसिटिक एसिड के पार्टिकल्स हैं ये ऐसे एसोसिएट हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं? एसोसिएट हो जाते हैं। अब एसोसिएट कैसे होंगे? मैं एसोसिएट वाला यहां पे इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये देखिएगा एसिटिक एसिड ये है, दूसरा पार्टिकल इसका मैंने ये ले लिया, ये है, ये यहां से जुड़ा और ये यहां से जुड़ गया हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसके दो पार्टिकल इकट्ठा होके एक पार्टिकल बन गया। कितने पार्टिकल बन गए? इसके दो पार्टिकल ने इकट्ठा होके एक पार्टिकल बना लिया। देखो एसोसिएट हो गए, डाले थे दो बन गया एक। को क्या चेंज हो गए? सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल चेंज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो क्या चेंज हो गया? आपका मोलर मास चेंज। तो मोलर मास जो आपका अब नॉर्मल आया उसके दो रीजन हो गए, या तो सोल्यूट आपका डिसोसिएट हुआ होगा या आपका सोल्यूट क्या हुआ होगा? एसोसिएट हुआ होगा। तो मैं एक एक करके अब बता रहा हूं, रफ कर दो बच्चों इसको, अब देखते जाइएगा आप क्या कह रहा है। तो इसलिए जब भी आपका मोलर मास नॉर्मल से अलग आता है तो उसका रीजन मिल गया। क्या मिला? आपके जो सोल्यूट है वो या तो क्या हो रहा है? डिसोसिएट, या फिर क्या हो रहा है? एसोसिएट। क्या हो रहा है? या तो हो रहा है एसोसिएट हो रहा है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख चुका हूं। जब भी कोई ऐसा आप सोल्यूट डालोगे जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा, कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट टाइप। अगर आपका कोई भी सोल्यूट है, इफ द सोल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट टाइप, इलेक्ट्रोलाइट टाइप, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? अरे 7th यूनिट +1 की याद करो, इक्विलिब्रियम बताया होगा। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो डिसोसिएट हो जाता है किसमें? आयंस में, एक कैटायन और एक किसमें टूट जाए? एनायंस में। तो जब आपका जो सोल्यूट डाला है अगर वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का मतलब ऐसा सोल्यूट जो आयंस में टूट जाए, अगर वो टूटेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बच्चों? चेंज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो आपका मोलर मास क्या आएगा? डिफरेंट। तो फर्स्ट बात याद रखना, आपका जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का हो, लेकिन वो कब टूटता है? जब आपका सोलवेंट पोलर होगा। कैसा होगा? वो टूटता तब है जब आपका सोलवेंट पोलर होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, एसोसिएट कब होता है? याद रखना, एसोसिएशन तब होता है जब आपका सोलवेंट कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। कैसा होगा? अगर आपने नॉन पोलर सोलवेंट में कोई भी सोल्यूट डाल दिया, मान लेते हैं मैंने सोल्यूट यूज किया एसिटिक एसिड, ये वाला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इसके बारे में दो कहानी बताऊंगा, याद रखना। जो एसिटिक एसिड आपने लिया है, अगर ये पोलर सोलवेंट में डाल दिया, किस में डाल दिया? पोलर। जैसे वाटर में डाल दिया मैंने एसिटिक एसिड, ये डाल दिया, इसका एक पार्टिकल डाला, तो वाटर में डालने पर पता क्या करेगा? मतलब सॉल्वेंट वाटर के अंदर अगर डाल दिया तो ये टूट जाएगा। किसमें? CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यहां से टूट जाएगा, ये H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। ये देखो कितने पार्टिकल बन गए? एक डाला था दो बन गए। पार्टिकल चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज तो मोलर मास कैसा आएगा? डिफरेंट। लेकिन अगर आपने एसिटिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, देखना क्या होगा।
तो इसलिए यह भी याद रखना डिसोसिएट कब होता है, एसोसिएट कब होता है। पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएशन होता है, नॉन पोलर में एसोसिएशन होता है। देखिए इस बार ये एसोसिएट होगा, एसोसिएट का मतलब इकट्ठा होना। मैंने इसके दो पार्टिकल डाले, दो पार्टिकल डालते ही इसका एक बन गया। कैसे बना देखते जाइएगा। ये दूसरा पार्टिकल इसका मैंने लिया, ये कैसे बना, ये यहां से जुड़ गया, ये यहां से जुड़ गया। ये देखो इसके दो पार्टिकल ने कितने पार्टिकल बना लिए, एक पार्टिकल। अगर पार्टिकल कम हो गए, पार्टिकल चेंज हो गए तो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज हो गई तो आपका मोलर मास कैसा आएगा, अब नॉर्मल। पता चल गया बच्चों। तो एसोसिएशन के कारण या डिसोसिएशन के कारण, डिसोसिएशन तब होता है जब आपका सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा। लेकिन एक और कंडीशन है, वहां पे सोलवेंट कैसा होना चाहिए, पोलर। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो वहां पे क्या होगा, एसोसिएशन। लेकिन एक बात और सुनिए, अगर आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, सोल्यूट कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप, नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। तो वहां पे कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होगा, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, वहां पे कुछ भी नहीं होगा बच्चों। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज डाल दो, शुगर है, शुगर डाल दो, वो कभी नहीं टूटते हैं। केवल कुछ सोल्यूट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट टाइप के होते हैं, वो टूट जाते हैं पोलर सॉल्वेंट में, वो एसोसिएट हो जाते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट में। लेकिन हर कोई एसोसिएट नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर होते हैं, जैसे मैंने एसिटिक एसिड बताया, जिसके कारण पार्टिकल चेंज तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज, और आपका मोलर मास कैसा आता है, डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल। बोलो बच्चों, अब नॉर्मल मोलर मास क्यों आया, किसके कारण आया, ड्यू टू डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के डिसोसिएशन से या एसोसिएशन से सोल्यूट के पार्टिकल चेंज, इसलिए हमारा मोलर मास डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज नोन एज अब नॉर्मल मोलर मास। पता चल गया बच्चों। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई, मोलर मास अब नॉर्मल आने लगा तो इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, धीरे धीरे चेंजेस आते गए, तो देखते जाइएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या किया गया। अब डिसोसिएशन होता है, किसी का एसोसिएशन होता है, इन सब को क्या करने के लिए, इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, या कितना डिसोसिएशन या कितना एसोसिएशन हुआ, इसको देखने के लिए एक साइंटिस्ट थे वान टॉफ। कौन थे, वान टॉफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना फैक्टर दिया वान टॉफ फैक्टर। क्या नाम दिया, वान टॉफ फैक्टर, जिसको आयोटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, वान टॉफ फैक्टर डिनोटेड बाय आयोटा, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, आयोटा से हम वान टॉफ फैक्टर को डिसोसिएट करते हैं, जो हमें किसके बारे में बताता है, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट के डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना होगा, अगर हम वो पता कर लेंगे तो हम अब नॉर्मल मोलर मास को वापस नॉर्मल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, अब नॉर्मल मोलर मास को नॉर्मल बना सकते हैं। यह था आपके पास वान टॉफ फैक्टर। क्या था बच्चों, वान टॉफ फैक्टर हमारे पास, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आयोटा। क्या नाम दिया जाता है, आयोटा। यह आपके पास था नॉर्मल एसोसिएशन और डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आयोटा। फिर आयोटा के बारे में क्या जाना गया, आयोटा क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अलग अलग बातें हमारे सामने आई, तो मैं आपको बता रहा हूं आयोटा क्या होता है। सुनते जाइएगा, आयोटा में क्या चेंजेस आएंगे, तो आपके पास क्या क्या होगा। क्या फॉर्मूला बनाया गया है, अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइड नॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये है आयोटा का जो फॉर्मूला बनाया गया है, वो हमारे पास है। अब नॉर्मल को बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या बोला जाता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आपके पास आयोटा है, हो गया। लेकिन क्या है, इसको हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में देखा, मोलर मास की टर्म में कैसे देखते हैं। पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। बोलो कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लो, जो आपका मन करे। मान लेते हैं मैंने डेल्टा टीएफ ले लिया। क्या फॉर्मूला लिखा था, के एफ एम, एम की जगह डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। आप कोई भी प्रॉपर्टी ले लेना, यह आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाइएगा तो आपको पता चल गया भाई
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास से कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा के देख लो। अब आयोटा का दूसरा फॉर्मूला देखिएगा। आयोटा का दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है? आयोटा का दूसरा फॉर्मूला कह रहा है, यहां पे अब नॉर्मल था, वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह पे मैं आयोटा निकालने के लिए मोलर मास का यूज कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मैं अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लूंगा तो मेरा मास भी कैसा आएगा? अब नॉर्मल। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लूंगा तो कैसा आएगा? नॉर्मल मोलर मास। लेकिन जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मुझे ऊपर तो लेना पड़ेगा नॉर्मल मोलर मास और नीचे क्या लेना पड़ेगा? अब नॉर्मल मोलर मास। क्या लेना पड़ेगा? अब नॉर्मल मोलर मास। क्यों? क्योंकि मुझे क्या कैलकुलेट करना है? आयोटा। और आयोटा क्या नॉर्मल मोलर मास क्यों लिखा आपने? देखो आयोटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मोलर मास की टर्म में मोलर मास नॉर्मल ऊपर वाला नीचे ऊपर लेने पड़ेगा, नॉर्मल मोलर मास ऊपर और अब नॉर्मल मोलर मास नीचे। क्यों? क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं, इसलिए। तो आयोटा का क्या फॉर्मूला हो गया? नॉर्मल मोलर मास डिवाइड में अब नॉर्मल मोलर मास या अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह था आयोटा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और आयोटा में एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में बताएगा। तो जब अगर हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आयोटा की वैल्यू और डाल देंगे तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सप्रेशन है वो मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? जो हमने जैसे अब आपने पढ़ा है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है? अगर मैं इसके अंदर आयोटा और डाल दूंगा तो आपका ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बन जाएगा। किसका एक्सप्रेशन? ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बनाए गए आयोटा को इंक्लूड करके। क्यों आयोटा क्यों डाल दिया? क्योंकि आयोटा अगर आप डाल दोगे तो इससे क्या हो जाएगा? आपका मोलर मास अब नॉर्मल नहीं आएगा। कैसा आएगा? नॉर्मल आएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा पहले ही एसोसिएशन और डिसोसिएशन को बता देगा। अगर हम उसकी वैल्यू को इनमें डाल देंगे, इनके डेरिवेशन में, तो इनके डेरिवेशन में डालने के बाद फिर अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो वो कैसा आएगा? नॉर्मल मोलर मास आएगा। लेकिन आयोटा की वैल्यू क्या होती है उसको हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। उससे पहले आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखिएगा। तो पहले आयोटा को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बनाएंगे। आपको फॉर्मूले पता चल गए हैं आयोटा का क्या क्या होता है। आयोटा का एक फॉर्मूला और है, उसको और डाल लो। क्या? आयोटा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, एक और फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड में क्या करना है? डिवाइड में करना मोल्स टेकन। आपने कितने मोल्स लिए? एक आयोटा का फॉर्मूला है, एक और ये कब? जब डिसोसिएशन होगा। अगर एसोसिएशन होता तो आयोटा का फॉर्मूला एक और है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास? मोल्स टेकन। ये दो फॉर्मूले और हैं आयोटा के बारे में हमें ये बताता है। लेकिन अब एक बात सुनिएगा मेरी पूरी ध्यान से, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था आयोटा क्या बताता है? आयोटा हमें बताता है डिसोसिएशन और किसके बारे में? एसोसिएशन के बारे में। यानी कि अगर आपका सोल्यूट एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है, इसके बारे में बताएगा ताकि हम उसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज कर सके और जिससे हमारा मोलर मास नॉर्मल आए, अब नॉर्मल ना आए। लेकिन अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा, आयोटा क्या बताता है? अब एक बात बताओ, आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड होती है? इट डिपेंड ऑन द सोल्यूट पार्टिकल्स। किसके ऊपर डिपेंड होती है? सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, यही है ना। और जो आयोटा है ना में, ये आयोटा एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट हमें ये बताता कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। तो आयोटा रियल में ये बताता है। अभी तक मैं आपको बता रहा था आयोटा डिसोसिएशन एसोसिएशन ये सब बताता है, अरे वो बात ठीक है, लेकिन आयोटा रियल में बताता एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में कितने हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। तो हमें आयोटा क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ताकि हम पार्टिकल के बेस पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सके।
और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हम पार्टिकल को देखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोलर मास कैसा आएगा, नॉर्मल आएगा। अब सोल्यूट पार्टिकल जो आपके हैं, मैंने कहा है उसके क्या कह रहे हैं, एग्जैक्ट कितने हैं वो पार्टिकल्स हमें कौन बताएगा, आयोटा। लेकिन एक बात सुनिएगा मेरी, अब ये आयोटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या कह रहा है, आयोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल कब बताता है, जब डिसोसिएशन होता है या फिर क्या होता है, एसोसिएशन। अब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के बाद पार्टिकल चेंज होते हैं, उनको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, इसलिए हमें आयोटा की जरूरत होती है। अब आयोटा सुनिए कैसे पार्टिकल डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद बताता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। पहले डिसोसिएशन के केस में सुनिए, आप पार्टिकल्स को कैसे पता करोगे, कहने का मतलब आप आयोटा कैसे कैलकुलेट करोगे फॉर द डिसोसिएशन। उसके लिए हमें एक डिग्री की जरूरत होती है जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या नाम होता है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक टॉपिक होता है, वो आपको पता होना चाहिए। लेट मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अब मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना बच्चों, मान लेते मैंने ले लिया NaCl, कितना ले लिया, NaCl सोल्यूट का काम कर रहा है किसी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ये सोल्यूट का काम कर रहा है। अब ये टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो गया, किस में टूट गया, Na पॉजिटिव और किस में टूट गया, Cl नेगेटिव। अब एक बात बताओ, मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया, मतलब एक पार्टिकल लिया, एक पार्टिकल अगर लूंगा तो अब एक नहीं रहा, कितने बन गए, एक सोडियम का एक क्लोरीन का, कितने पार्टिकल्स बन गए, दो, कितने पार्टिकल्स बन गए बच्चों, दो पार्टिकल। तो अब मैं कहूंगा यहां पे आयोटा 2 है, कितना है, आयोटा 2 है, दो पार्टिकल बन गए। लेकिन एक बात मेरी पूरी ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है, ये आयोटा 2 होने का मतलब क्या है, ये NaCl का जो एक पार्टिकल था ना वो सारा ही टूट गया है, कंप्लीट टूट गया है। और जब कंप्लीट टूटता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, और जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है ना तो वहां पे अल्फा को 100% माना जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कितना माना जाता है, यानी कि अगर इसका एक पार्टिकल लोगे तो वो एक पार्टिकल कंप्लीटली टूट रहा है। अब क्या है, 100% डिसोसिएशन जब मानते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें बताती है कितने पार्टिकल बनेंगे। अब ये कंप्लीटली टूट रहा, दो पार्टिकल बने हैं, इसका मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है। परसेंटेज में निकालना हो तो 100, अदरवाइज बच्चों अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसकी परसेंटेज खत्म कर दूं तो अल्फा देखिए कितना आ जाएगा, 1। परसेंटेज खत्म कैसे की जाती है, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो इसका अल्फा 1 है। और जब अल्फा 1 होता है तो यही हमें बताता है कितने पार्टिकल्स बने। कैसे, अगर हम नॉर्मली मान के चलते हैं भाई ये टूटने पर 2 पार्टिकल दिए, लेकिन क्या रियल में 2 ही बने हैं, इसकी मल्टीप्लाई हमें इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से करनी होती है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने मान रखा है, ये कंप्लीट टूट रहा, तो इस जो पार्टिकल आए ना इनकी मल्टीप्लाई इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कर दो। अगर इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, हाँ भाई इतने पार्टिकल्स बने, इतने पार्टिकल टूटने पर बने हैं, इतने पार्टिकल टूटने पर बने हैं। कितने बन गए, 2। लेकिन क्या कोई पार्टिकल यहां पे बचा है, कोई पार्टिकल नहीं बचा। यहां पे कितने पार्टिकल है, 0। क्यों, एक था वो सारा टूट चुका है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब 100% हो, 1 हो, तो कितने पार्टिकल बनते हैं टूटने पर, पहले वो काउंट कर लो। लेकिन एग्जैक्ट रियल में क्या उतने ही पार्टिकल बने हैं, वो कैसे निकालोगे, उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कैसे करोगे, इसको हटा दो बच्चों, तो फॉर्मूला डाल लो। मैं आगे फिर पूछूंगा आपसे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन, फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल्स बनते हैं उसका फॉर्मूला डाल लो। क्या फॉर्मूला हो गया, इट विल बी इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने बनते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय डिसोसिएशन, फॉर्म्ड बाय
डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के बाद कितने बनते हैं उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, अल्फा से, तब हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा भाई इतने हैं। अब कहोगे सर अभी ये अल्फा से क्यों मल्टीप्लाई किया, उसका भी मैं मतलब समझाऊंगा, पहले इतना हो गया, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया, तो इस फॉर्मूले को यहां पे डाल देता हूं, क्या है, डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई, ये जो पार्टिकल्स बन रहे हैं टूटने के बाद, मैं इनको n मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, n, जैसे यहां पे टूटने के बाद कितने बने थे, 2, किसी में 2 बन सकते, किसी में 3, किसी में 4, मैंने इसको क्या मान लिया, n, तो n की मल्टीप्लाई अल्फा से कर दोगे तो वे पार्टिकल आ जाएंगे जो डिसोसिएशन के बाद बनेंगे। बोलो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया या नहीं आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला रियल में सही है या गलत है वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिएगा आप क्या कह रहा है, फिर आयोटा पे तो सबसे लास्ट में आना है। अब यहां पे देखो, यहां पे पहले इसी में आयोटा निकालो, अब क्या यहां पे कोई पार्टिकल है, 0, जो ये सोल्यूट डाला था इसके 2 पार्टिकल बन चुके, कैसे पता चला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मल्टीप्लाई 2, तो यहां पे आयोटा कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि हमें टोटल पार्टिकल्स देखने हैं, डिसोसिएशन के बाद जो बने वो प्लस यहां पे अगर कोई बचा होता तो वो भी इसमें जोड़ देते हैं, लेकिन यहां पे कोई नहीं बचा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, इस बार मैंने NaCl का फिर से एक मॉलिक्यूल लिया, कितना लिया, 1, मेरे अकॉर्डिंग तो ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, कितने पार्टिकल में टूटेगा, 2, जिसको मैंने यहां पे n माना है, 2 में टूट गया। अब मान लेते हैं, अब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने मान ली 50% है, कितनी है, 50% है। 50% का मतलब बताऊंगा, पहले अल्फा कितना लिख सकता हूं, 0.5 लिख सकता हूं। इस 0.5 का मतलब क्या है, अगर इसका एक मॉलिक्यूल लिया तो उसमें से आधा टूटा, हाफ डिसोसिएट हुआ, एक में से हाफ डिसोसिएट हुआ है, तो यहां पे कितना रह गया, मुझे ये बताओ बच्चों, यहां पे कितना रह गया, यहां पे हाफ रह गया, कितना रह गया, इसका मतलब NaCl का आधा पार्टिकल टूट चुका है और आधा यहीं पे बचा हुआ है, अभी वो टूटा नहीं है, अभी वो टूटा नहीं है। तो ये कैसे निकाला, ये क्या है, वो जो अनडिसोसिएटेड बचा हुआ है NaCl का टूटा नहीं है, कैसे निकाला, आपने इस एक पार्टिकल में से जो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थी इसको माइनस कर दिया, किसको माइनस कर दिया, इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या है, इसके एक पार्टिकल लिया था, इसका एक मॉलिक्यूल, उसमें से मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को माइनस कर दिया, तो मुझे यह पता चल गया कि इसका आधा पार्टिकल अब भी बचा हुआ है, कितना पार्टिकल बचा हुआ है, इसका आधा पार्टिकल अब भी बचा हुआ है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, इसके 2 पार्टिकल बने थे हमारे अकॉर्डिंग तो, लेकिन अब एक बात सुनिएगा, इसका आधा पार्टिकल टूटेगा तो ये भी आधा बनेगा, ये भी आधा बनेगा, टोटल मिला के कितना बना, 1, कितना बना, 1। फिर से आपको सब कहोगे सर इसका अरे आधा टूटा है तो आधा Na पॉजिटिव बनेगा, आधा Cl नेगेटिव, दोनों मिला के कितने बने, ये 1, इसलिए आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बनाया था, 1 और 1 हमारे अकॉर्डिंग 2 पार्टिकल बने थे, क्या एग्जैक्टली 2 बने थे, तो मैंने उसका फॉर्मूला बनाया था, जो पार्टिकल है वो n मल्टीप्लाई अल्फा, अल्फा कितना है 0.5, तो मल्टीप्लाई अल्फा से किया तो कितना पार्टिकल बना, इसका मतलब आधा Na बना, आधा Cl, टोटल 1। देखो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट किया या नहीं किया, तो आपका ये कितना बन गया, 1, यहां पे कितना बचा हुआ है, आधा बचा हुआ, तो टोटल पार्टिकल, आयोटा बताता टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, तो टोटल पार्टिकल बताओ, आधा यहां पे बचा हुआ है प्लस में 1 यहां पे बना, तो इस बार आयोटा की वैल्यू कितनी आई, 1.5, कितनी आई, तो आयोटा हमें बताता टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, टूटने के बाद बने हैं, कितने हुए हैं टोटल, वो क्योंकि टोटल पार्टिकल पे ही तो आपकी क्या डिपेंडेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट है। बोलो बच्चों ये समझ आया या नहीं आया, तो सब कुछ किसके ऊपर है, पार्टिकल्स, यानी कि आयोटा निकालने के लिए पहले आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, अल्फा के बारे में। बोलो इतना समझ आया नहीं आया, क्योंकि अल्फा अगर आपको पता है तो ये नॉर्मली तो मैं कहूंगा 1 और 1 2 पार्टिकल बन गए भी इसके, लेकिन क्या वो रियल में 2 बने हैं, वो क्या उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो अब ये फॉर्मूला सही है या नहीं है, अब हो गया, लेकिन क्या है, अब आपको यहां पे भी 0.5 आधा बचा हुआ था, 1 ये टोटल 1.5, ये तो भाई बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए इसका मैं फॉर्मूला बना देता हूं ताकि आपको कोई भी कैसा भी आ जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उस फॉर्मूले में लगा दोगे तो आपका आयोटा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, आपको ऐसे नहीं देखना पड़ेगा इसमें से आधा टूटा आधा बच गया, ये यहां पे ऐसा बना, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है। एक बार फॉर्मूले पे चलने से पहले मैं इसको थोड़ा सा और इसको हटा दूं बच्चों, ये देखिएगा, अब क्या करता हूं, मैंने इसका एक पार्टिकल लिया था, अगर मैं इसका 1 मोल लेता,
अगर मैं इसका एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 इतने पार्टिकल्स अगर लेता तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता इसको भी मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 और ये जो बच गए मल्टीप्लाई करने के बाद वो तो इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता 6.022 मल्टीप्लाई क्योंकि एक मॉलिक्यूल लिया तब ये कहानी हुई थी एक मोल लोगे तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स इतने तो इसको भी एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी एक मोल से इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो एक मोल से बोलो बच्चों समझ आया ही नहीं आया अब देखिएगा इसका फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में अल्फा मान के डिसोसिएशन के केस में आयोटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता रहा हूं अब लेट मेरे पास एक कोई मॉलिक्यूल है इसका एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है कितने मॉलिक्यूल लिए इसके एक मॉलिक्यूल लिया है मैंने इसका ठीक है ये टूट गया इट डिसोसिएट इनटू n पार्टिकल्स किस में जिसको मैं यहां पे देखो ये n माना था ना जैसे NaCl कितने पार्टिकल में टूटा था 2 में हो गया और यहां पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या है अल्फा हो गया ये n पार्टिकल्स में टूट रहा है अब मैंने क्या किया ये अगर n पार्टिकल्स में टूट रहा है अल्फा डिग्री के साथ तो मैं यहां पे कितना लिखूंगा अल्फा डिग्री के साथ टूटने के बाद इसके कितने रह गए कैसे निकाले थे जैसे NaCl के केस में हमने कैसे निकाले थे NaCl के केस में हमने निकाले थे इसका एक पार्टिकल लिया था तो ये यहां पे क्या है इसमें से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी थी 0.5 तो इसके एक पार्टिकल में से मैंने 0.5 माइनस कर दिया था तो 0.5 आपका ये बना था और 0.5 यही बना था ना यही हुआ था या नहीं हुआ था ये कैसे निकाला था आपने ये कैसे निकाला था यहां पे कितने पार्टिकल आए थे n मल्टीप्लाई क्या किया था आपने अल्फा यानी कि 2 पार्टिकल थे इसके और अल्फा आपका कितना था 0.5 ऐसा ही निकाला था ना तो क्या करे इसमें से किसको माइनस कर दूं मैं अल्फा को जैसे यहां पे किया था और यहां पे किस किस की मल्टीप्लाई करनी है यहां पे पार्टिकल 2 थे यहां पे n है मल्टीप्लाई ये किससे 0.5 यहां पे क्या था अल्फा तो इसको किससे देखो मैंने पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला बताया था या नहीं बताया था n अल्फा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं तो 1 माइनस अल्फा इंटू n अल्फा इतना हो गया अब देखिए मैंने पहले इसलिए NaCl लेके तुम्हें समझाया था अब आगे देखते जाइएगा अब एक एक बात अलग अलग जो बता रहा हूं अब मैंने इसका एक मॉलिक्यूल लिया अगर मैं इसका एक मोल लेता लेट इसका एक मोल लिया एक मोल किसके इक्वल होता है 6.022 मल्टीप्लाई मैं वो नहीं लिख रहा हूं सीधा एक मोल को एक मोल ही लिख रहा हूं ठीक है तो इसको भी एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो इसको भी एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो एक मोल से बोलो बच्चों इतना समझ आया या नहीं आया अरे हो गया या नहीं हो गया इसको एक से मल्टीप्लाई किया एक ही रह गया इसको एक से मल्टीप्लाई किया एक ही रह गया इसको भी एक से मल्टीप्लाई किया क्या ये वे पार्टिकल हैं जो डिसोसिएट नहीं हुए रह गए एक मोल में से और ये वो हैं जो डिसोसिएशन के बाद बने हैं तो टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए टोटल पार्टिकल तो ये प्लस ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे तो n अल्फा तो टूटने के बाद बने हैं प्लस ये बिना टूटे हुए बचे हुए हैं बदलो जोड़ना था या नहीं जोड़ना था यही था अब आप आयोटा का फॉर्मूला देखिएगा क्या है ये रहा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ये रहे n अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड में क्या है मोल्स टेकन कितने मोल लिए थे मैंने इसके एक मोल कितना लिया था इसका एक मोल डिवाइड 1 से करो या ना करो इसको रहने ही दो चाहे इस 1 को इधर ले आओ किसका हो जाएगा ये 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा और यहां पे क्या बच गया माइनस अल्फा इसमें से अल्फा कॉमन लो क्या आ गया आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ गया n यहां पे रह गया यहां पे क्या रह गया -1 हो गया यहां से अल्फा निकाल लो अब अल्फा देखो क्या है अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n-1 ये फॉर्मूला लगा देना बच्चों आपको आयोटा आ जाएगा किस केस में डिसोसिएशन के केस में ऐसे निकाला है बच्चों ही अब आप एक बात बताइएगा अल्फा दिया हुआ मिलेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्योंकि वही हमें बताता कितना डिसोसिएशन हुआ n का मतलब जैसे NaCl था तो NaCl कितने पार्टिकल में टूटा था 2 तो इसका n कितना हो गया 2 CaCl2 लोगे तो 2 क्लोरीन एक कैल्शियम कितने पार्टिकल में टूटेगा 3 तो n की वैल्यू कितनी होगी 3 हो गई या नहीं होगी फिर भी आप इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि मैं आपको बता देता हूं कैसे हुआ है हो जाएगा हटा दो इसको अब ये देखिएगा अब आपका ये फॉर्मूला बन गया है इसके ऊपर ये कह रहा है सबसे पहले तो जहां पे भी 100% डिसोसिएशन आ जाए वहां पे आप ये फॉर्मूला लगाओ या ना लगाओ क्यों डिसोसिएशन के लिए बता रहा हूं बच्चों डिसोसिएशन के केस में जितना n होता है वही आयोटा होता है
जब आपका 100% या कंप्लीट डिसोसिएशन लिखा हुआ जाए, जैसे कि CaCl2 था, ये टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव, कितने पार्टिकल हो गए, 2 क्लोरीन के 1 कैल्शियम का, तो आप N कितना लिखते हो 3, इसी को आयोटा लिख दो सीधा जब 100% हो। अगर 100% नहीं है फिर ये फॉर्मूला लगा लो, नहीं 100% में भी फॉर्मूला लगाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आपको थोड़ा इजी करने के लिए मैं बता रहा हूं। अब एक एग्जांपल देखिएगा, मान लेते हैं मेरे पास दिया हुआ KCl, क्या दिया हुआ है, KCl दिया हुआ है और इसका 70% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका आयोटा कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इसका अल्फा कितना दिया हुआ है, 0.7%, खत्म किया। N की वैल्यू बताओ इसमें कितनी होगी, ये टूटेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, कितना हो गया, 1 और 1 2, ये भी हो गया। अब आप देखो ये फॉर्मूला लगाना, अल्फा दिया हुआ कितना 0.7 इक्वल टू आयोटा मुझे कैलकुलेट करना -1 अपॉन में N कितना बच्चों 2 -1 हो गया। अब 2 में से 1 गया 1, इसको इधर ले आओ, 0.7 इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन में 1, ये 1 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, इसलिए रखो इन्हें रखो, इस -1 को इधर ले आओ, तो 0.7 -1 इधर आएगा +1 आयोटा, तो आयोटा कितना आ गया आपका 1.7, ऐसे कैलकुलेट करना है। बोलो बच्चों इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे आप सीधा फॉर्मूला याद रखो बस, और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स तब आएंगे जब आप सीधा फॉर्मूला याद होगा, हो जाएगा। ये था आपका अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। अब एसोसिएशन के साथ देखिएगा, एसोसिएशन में क्या है, थोड़ा सा चेंज है बच्चों, बिल्कुल माइनर सा चेंज है, हटा दो इन सबको, माइनर सा चेंज है एसोसिएशन में, कोई भी चेंज नहीं है, देख लेना चाहिए आप, एसोसिएशन में भी बिल्कुल माइनर चेंज है। क्या चेंज है देखिएगा, यहां पे जो N बना है इस बार एसोसिएट होंगे, क्या है, मान लेते एक एग्जांपल लेता हूं, पहले बेंजोइक एसिड ले लिया मैंने, बेंजोइक एसिड क्या किया, बेंजोइक एसिड लिया, इसने डाइमर बना लिया। क्या मतलब है बच्चों डाइमर, इसके 2 पार्टिकल इकट्ठा हुए 1 बना लिया। क्या कंप्लीट 2 इकट्ठा हुए हैं, वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताती है। अल्फा आप कितना लोगे, इसको हमने इस बार डिग्री ऑफ एसोसिएशन माना है, तो क्या रियल में 2 पार्टिकल, अगर 2 से 1 बना, 2 पार्टिकल ने मिलकर 1 पार्टिकल बना दिया, तो 1 पार्टिकल इसका मतलब 1/2 के इक्वल हुआ, 1 पार्टिकल हाफ प्लस हाफ, दोनों को मिला दिया कितना हो गया 1। 2 पार्टिकल ने 1 बनाया, तो 1 पार्टिकल कितने के इक्वल है, हाफ के इक्वल है या नहीं है, तो यहीं पे वही तो कर रहे हैं। तो यहां पे जो अल्फा मल्टीप्लाई N आएगा, तो एसोसिएशन के केस में जो ये N है ये 1/N में आ जाएगा। क्यों, 2 पार्टिकल इकट्ठा हुए तो 1 पार्टिकल कितने के इक्वल होगा, देखो ये 2 डिवाइड में आ गए 1/2। अगर 3 पार्टिकल इकट्ठा हो गए 1 पार्टिकल बनाते, ट्राइमर बना लेता, तब क्या होता, तो ये 3 इसके डिवाइड में आ जाता है 1/3। अगर 4 पार्टिकल इकट्ठा होकर 1 बनाते तो 1/4, N पार्टिकल इकट्ठा होकर 1 बनाते तो क्या लिखते 1/N। तो यहां पे क्या है 1/N लिखना आपको बस, ओनली, और कुछ नहीं करना। एसोसिएशन में इकट्ठा हो रहे हैं इसलिए N ऊपर से उठ के कहां पे आ गया, नीचे, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है। एक एग्जाम्पल हम पेश करते हैं आपके सामने और देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, CBSE, ICSE, नीट, IIT, इनके ऊपर ही तो न्यूमेरिकल आते हैं। आप देखिएगा, लेट मैंने A लिया, उसके पार्टिकल N पार्टिकल इकट्ठा हो गए, जैसे वहां पे N पार्टिकल में टूटा था, N पार्टिकल एसोसिएट हो गए, तो N नीचे लगता है, उसमें N आगे लगता है, तो N पार्टिकल एसोसिएट हो गए। इसलिए यहां पे कितने पार्टिकल, वहां पे लिखा था N अल्फा बने थे, या अल्फा मल्टीप्लाई N, तो यहां पे क्या लिखोगे, अल्फा डिवाइड में क्या लिखोगे N, बताया था या नहीं बताया था, वो बता रखा, N से डिवाइड हो जाएगा। इसका 1 मॉलिक्यूल लिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, लिख लोगे। फिर क्या है, इसमें से 1 - अल्फा हो गया, और ये क्या आ गया, अल्फा/1 हो गया। अब क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे इसका 1 मोल ले लिया, अब इसका क्या ले लिया 1 मोल, 1 मोल लेंगे तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 1 से, इसको भी 1 से, बात तो सेम है। अब क्या है, टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, बताओ कैसे निकालते हैं, ये पार्टिकल जो एसोसिएट हुए हैं प्लस में ये वो पार्टिकल हैं जो एसोसिएट नहीं हुए, तो ये भी तो जोड़ने हैं, टोटल पार्टिकल जोड़ने बताए थे यानी, पार्टिकल तो दोनों जोड़ने हैं, टोटल जोड़ने हैं। अब आयोटा का फॉर्मूला लगाओ एसोसिएशन वाला, टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, ये रहे अल्फा/N + 1 - अल्फा, डिवाइड में मोल्स टेकन, कितना मोल लिया था इसका 1, रखो या ना रखो, इस 1 को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा आयोटा -1 इज इक्वल टू अल्फा/N - अल्फा, दोनों में से अल्फा कॉमन लो, आयोटा -1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन लिया तो क्या आ गया 1/N
माइनस में 1। अब इसका फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, ये लिख देता हूं। तो अल्फा यहीं पे रख लो, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 डिवाइड में ये 1/n नीचे आ जाएगा -1। ये देखो बच्चों, ये एसोसिएशन का, ये डिसोसिएशन का। डिसोसिएशन में n-1 है, एसोसिएशन में 1/n-1। आप फॉर्मूले याद रखो डायरेक्ट, और ये मैंने तरीका तुम्हें बताया कैसे किया, हो जाएगा। ये थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में भी एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि आयोटा निकालते कैसे हैं। हो जाएगा बच्चों। अब मैं इसको रफ कर दूं, आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये दो फॉर्मूले आपके पास अब आ चुके हैं, एक एसोसिएशन का, एक डिसोसिएशन का। अब देखिएगा, मान लेते हैं इसने कहा है इथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड डाइमर, डाइमराइज विद 40% डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कैलकुलेट आयोटा, आयोटा कैलकुलेट करो बच्चों। अब आयोटा कैलकुलेट कैसे करेंगे देखते जाइएगा एक एक बात। सबसे पहले अल्फा 40 का मतलब 0.4 लिख लिया। एन की वैल्यू बताओ यहां पे, इस केस में एसोसिएशन वाला डाइमर, 2 पार्टिकल इकट्ठा होंगे तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। ट्राइमर होता तो एन की वैल्यू 3 कर दो। अब अल्फा 0.4 इज इक्वल टू आयोटा कैलकुलेट करना -1 डिवाइड में 1/n की जगह कितना रखना है? 2 -1 हो गया इतना। अब सोल्व कीजिएगा, यहां पे इसको सोल्व करोगे किसका आएगा? माइनस का आएगा। किसका आएगा? माइनस का। कर लो फिर सोल्व। तो इसको सोल्व करता हूं, 0.4 इज इक्वल टू आयोटा -1 डिवाइड में ये हाफ है, इसमें से एक गया माइनस का हाफ, माइनस का 0.5 लिख दूं। अब हम क्या करते हैं, इस 0.5 को इधर ले आए माइनस के साथ, ऊपर आएगा किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो कर लो 0.4 मल्टीप्लाई माइनस का 0.5 इज इक्वल टू क्या आ गया? आयोटा -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? माइनस का 0.2 इक्वल टू आयोटा -1 हो गया। इस -1 को इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? प्लस का 1। ये क्या है? माइनस का 0.2 इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा कितना आ गया? 0.8। बोलो बच्चों, समझ आया है नहीं आया? अरे ऐसे सोल्व करने हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, हो जाएगा। अब क्या किया गया, इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन से आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी आपको आ गई। फिर उसके बाद क्या किया गया, जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनसे मोलर मास अब नॉर्मल आ रहा था, तो नॉर्मल बनाने के लिए क्या किया गया? उनके एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया गया? उनके एक्सप्रेशन को मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बना दिया गया। और मॉडिफाइड एक्सप्रेशन तो आप लिखोगे मॉडिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मॉडिफाइड एक्सप्रेशन। उससे क्या हो जाएगा? मॉडिफाइड एक्सप्रेशन बनाने से आपका नॉर्मल जो मोलर मास है वो नॉर्मल आएगा। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB पढ़ा था, सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें क्या चेंज कर दिया गया? इसको यहां पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में जो बताता है, इससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लग जाएंगे और हमारा मोलर मास एकदम करेक्ट आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? डेल्टा TB इज इक्वल टू KBF पढ़ा था, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसको भी यहां पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आयोटा से। और एक लास्ट क्या पढ़ा था हमने? पाई इज इक्वल टू CRT पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? आयोटा से। अब आपका जो मोलर मास आएगा वो नॉर्मल आएगा। तो जब भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल आए, ये फॉर्मूले लगाना बच्चों, कहीं पे भी हो, चाहे आपका कैसा हो। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बताया था आयोटा तब काम करता जब आपका सोल्यूट कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट टाइप का बताया था ना, यानी कि जो टूटता हो। लेकिन आज से आप प्रण ले लो, चाहे टूटे या ना टूटे, आप फॉर्मूले ये लगाओ। क्यों? जिसमें नहीं टूटेगा वहां पे आयोटा 1 होगा, और आयोटा 1 रखो या ना रखो बात तो सेम है। इसलिए आप आदत डाल लो ये फॉर्मूले लगाने की। ओके बच्चों, अब आपने इस वीडियो को देखा है, इसमें बहुत सारी चीजें थी जो आपको देखने की थी, समझने की थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या करोगे? हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड में वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, तो आप पहले इसको अच्छे से देखिएगा 2-3 बार और नोट डाउन कीजिएगा। ओके बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं।